नमस्कार। कॉलेज के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने पुनर्जागरण इटली से ही क्यों शुरू हुआ इस टॉपिक पर चर्चा करी थी। आज का हमारा टॉपिक है पुनर्जागरण काल में साहित्य का विकास। पुनर्जागरण काल में साहित्य के क्षेत्र की क्या विशेषताएं थी। तो पुनर्जागरण काल में साहित्य जो था वो देशी भाषाओं में सृजित होने लगा। पुनर्जागरण काल में जिस साहित्य की रचना हुई उसका विशिष्ट महत्व है। इससे पूर्व साहित्य का सृजन केवल लैटिन एवं यूनानी भाषाओं में होता आ रहा था। देशी भाषाएं असभ्य मानी जाती थी, किंतु पुनर्जागरण काल में इनका अध्यापन किया जाने लगा। यानी कि जो देशी भाषाएं मध्य युग में असभ्य मानी जाती थी वह पुनर्जागरण काल में अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से अच्छी मानने जाने लगी। विभिन्न देशों में अलग अलग भाषाओं में यानी कि मातृभाषाओं में अपने साहित्य का सृजन होने लगा। जैसे इटली में बोलचाल की भाषा थी इटालियन, फ्रांस में फ्रेंच, स्पेन में स्पेनिश, पुर्तगाली, जर्मन, अंग्रेजी, डच, स्वीडिश आदि बोलचाल की भाषाएं विकसित हुई। बोलचाल की भाषा में साहित्य की रचना पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता थी। बाइबल का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी इस युग में इन्हीं भाषाओं में होने लगा। पुनर्जागरण काल में साहित्य के क्षेत्र में जो दूसरी विशेषता थी वो थी विषय वस्तु का चेंज होना। जो टॉपिक था वो मध्य काल में ज़्यादातर धर्म हुआ करता था। जितनी रचनाएं होती थी वो धार्मिक विषयों पर आधारित होती थी, परंतु अब टॉपिक जो है वो चेंज हो गया। अब धार्मिक विषयों के स्थान पर मनुष्य के जीवन और उसके कार्यकलाप को महत्व दिया गया। अर्थात अब साहित्य आलोचना प्रधान, मानववादी और व्यक्तिवादी हो गया। यानी कि हर चीज़ को तर्क की कसौटी पर कसा जाने लगा, उसको क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा और मानव को सेंटर में रखकर देखा जाने लगा। इस युग में नाटकों में जो चेंज आए तो व्यंग्य का प्रयोग, कमेंट्स का प्रयोग बढ़ गया था। इस युग के जो 3 महान साहित्यकार थे वे थे अंग्रेजी के लेखक शेक्सपियर, फ्रांसिस के लेखक रेब्लास और सर्वेंटीज़। सर्वेंटीज़ ने कथा वस्तु के लिए धार्मिक विषय नहीं चुने। उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा मानव जीवन की साधारण घटनाओं को व्यक्त करने का प्रयत्न किया था। इन्होंने ही नाटकों में व्यंग्यों का भी प्रयोग किया है। गद्य लेखन में भी महत्वपूर्ण विकास हुआ। कहानियाँ अब कविताओं के रूप में लिखी जाने लगी तथा कथा साहित्य का माध्यम भी अब गद्य हो गया। गद्य कला का एक महत्वपूर्ण साहित्य विधा के रूप में उभर कर सामने आई इटली के बुकासियो की डेकेमेरोन इस क्षेत्र में एक विशेष रचना थी। पुनर्जागरण काल में साहित्य सभी देशों में मैंने आपको बताया अलग अलग लैंग्वेज में, मातृ लैंग्वेज में साहित्य लिखा जाने लगा था। तो इतालवी साहित्य में लिखा गया साहित्य जो इतालवी भाषा में है, फ्रेंच भाषा में लिखा गया फ्रांसीसी साहित्य, इंग्लिश भाषा में लिखा गया अंग्रेजी साहित्य और इसी तरह से अन्य भाषाओं का साहित्य है। इन पॉइंट्स के अंतर्गत हम पुनर्जागरण काल के साहित्य को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इतालवी साहित्य पर। पुनर्जागरण काल में अनेक इटालियन साहित्यकार हुए थे, जिसमें प्रमुख साहित्यकार थे दांते, फ्रांसिस्को पेट्रार्क और जियोवानी बुकासियो। इसमें दांते जो थे उनकी प्रमुख रचना जो है वो है डिवाइन कॉमेडी, वीता नोवा और द मोनार्कियो। दांते ने अपनी कविताओं के माध्यम से इटालियन साहित्य को समृद्ध बनाया था। दांते जैसे महान कवि जिसकी तुलना होमर से की जाती है ने
प्रमुख रचना डिवाइन कॉमेडी लिखी, जिसमें एक काल्पनिक जगत की यात्रा का वर्णन है। दांते इस काल्पनिक यात्रा में नरक, पाप मोचन स्थल तथा स्वर्ग की यात्रा करता है, यानी कि वह कल्पना कर रहा है और उसी में ही वह नरक, पाप मोचन स्थल और स्वर्ग की यात्रा करता है। सर्वप्रथम वह नरक की यातनाओं और पीड़ा का दृश्य दिखाता है। इसके बाद पाप मोचन स्थल में संयम और कठोर जीवन से आत्मशुद्धि होती है, यानी कि अपनी आत्मा की शुद्धि होती है, और उसके बाद स्वर्ग का अनंत सुख। इस प्रकार यह यात्रा दुख से प्रारंभ होकर आत्मिक सुख में समाप्त होती है। इसीलिए दांते ने इसे कॉमेडी कहा है। इस रचना के द्वारा मनुष्य को नैतिक एवं संयमी जीवन यापन करने की प्रेरणा दी गई है। प्रस्तुत रचना के माध्यम से उसने कमेंट करके उसने क्या किया है, टॉपिक तो उठाया है मध्यकालीन वाला, धर्म वाला, कि किस तरह से हम पहले जाते हैं पाप मोचन स्थलों में जाते हैं, मरने के बाद स्वर्ग का कैसे अनंतिम सुख मिलता है, उन चीज़ों को दिखाया है। लेकिन बताना वो क्या चाह रहा है कि उसने लोगों को मानव प्रेम, देश प्रेम तथा प्रकृति प्रेम की शिक्षा दी है। यद्यपि इसकी विषय वस्तु मध्यकालीन है और आध्यात्मिक है, यानी कि धर्म से जुड़ी हुई है, लेकिन साहित्यिक श्रेष्ठता के कारण दांते ने इसका बहुत सुंदर चित्रण किया है। उसकी अन्य कृति वीता नोवा, जिसका शाब्दिक अर्थ है नया जीवन, यह गीतों का एक संग्रह है जिसमें एक बीट्रस नामक महिला को देखकर उसने गीतों की रचना की है। इसकी नेक्स्ट बुक है द मोनार्किया, जिसमें रोमन साम्राज्य के आदर्शों का तर्कपूर्ण समर्थन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की हिमायत करता है। दांते को इतालवी कविता का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि उसने अपनी कविताएं जो हैं वो मातृभाषा में लिखी। ये थे दांते। दांते के बाद एक और जो प्रमुख इतालवी साहित्यकार हैं वो हैं फ्रांसिस्को पेट्रार्क, जिन्हें मानववादियों का पिता भी कहते हैं, यानी कि उन्होंने मानववाद का, उन्हें जनक कहते हैं। मानववाद की शुरुआत जो उनकी है वो फ्रांसिस्को पेट्रार्क की रचनाओं से ही हुई है। पेट्रार्क ने मध्ययुगीन शिक्षा और साहित्य के स्थान पर लोगों का ध्यान यूनानी और रोमन साहित्य की ओर आकृष्ट किया। पेट्रार्क ने अपनी कविताओं में प्रकृति का और मनुष्य के हर्ष और विषाद का सुंदर चित्रण किया है। दांते के ही समान उसने अपनी रचनाओं के लिए धर्म विषय वस्तु नहीं चुनी, उसने अलग विषयों का चुनाव किया। उसकी प्रमुख रचना उसकी मृत्यु के बाद फैमिलियर्स लेटर्स नाम से प्रकाशित हुई। इन पत्रों में उसने प्राचीन सभ्यता, जो यूनान और रोम की सभ्यता थी, उसके प्रति लगाव प्रदर्शित किया है। उसने देशवासियों में पुरातन यूनानी एवं रोमन साहित्य के प्रति अभिरुचि जागृत की। पेट्रार्क ने समूचे यूरोप में मानववादी विचारधारा को प्रोत्साहित किया। मानववादी के रूप में पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रथम व्यक्ति पेट्रार्क ही था, इसीलिए उसे मानववाद का पिता भी कहते हैं। जो नेक्स्ट इतालवी साहित्यकार है वह है बोकासियो। पुनर्जागरण का पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाला बोकासियो इतालवी गद्य का जनक माना जाता है। बहुत ही अच्छा गद्य का राइटर था, लेखक था। उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जो है वो है डेकेमेरोन, जिसमें 100 कहानियों 100 कहानीज़ का संग्रह है। इसमें लेखक ने तत्कालीन जो संपन्न संभ्रांत समाज था और उसका जो भ्रष्टाचार था, नैतिक भ्रष्टाचार करता था, उसकी कहानियाँ प्रस्तुत की हैं तथा इन कहानियों के माध्यम से उसने यूरोप में फैले भयंकर रोग ब्लैक डेथ का वर्णन भी किया है। लौकिक विचारों के लिए प्रसिद्ध बोकासियो की दूसरी रचना जीनियोलॉजी ऑफ द गॉड्स है, जिसमें ज्ञान मानव को किस प्रकार नैतिक,
गुणवान और बुद्धिमान बनाता है, इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रांसीसी साहित्य। फ्रांस के रेबेलास तथा मोंटेन प्रमुख साहित्यकार थे। रेबेलास ने धार्मिक कट्टरता के विरोध में आवाज़ उठाई थी। उसने अधिकार संपन्न लोगों, धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वासों पर बहुत ही व्यंग्य किए। फ्रेंच भाषा में लिखी गई उसकी पुस्तक, जिसे कि नया संदेश कहते हैं, काफ़ी अच्छी पुस्तक है, जिसमें वैचारिक एवं साहित्यिक धरातल पर एक ताज़ी हवा, यानी कि हम उसे कह सकते हैं कि एक नई एयर, एक अच्छी एयर जिसमें साहित्य के क्षेत्र में वह सिद्ध हुई है। रेबेलास के साहित्य का मूल मंत्र है प्यास, अर्थात बौद्धिक प्यास आपकी बुझनी चाहिए, नैतिक प्यास आपकी बुझनी चाहिए, आपको अनुभव की प्यास होनी चाहिए। जो फ्रांसीसी साहित्य के ही दूसरे राइटर हैं, लेखक हैं, वो है मोंटेन। मोंटेन को लेखन और चिंतन में वोल्टेयर का अग्रगामी भी कहते हैं। वह तत्कालीन सत्ता एवं मध्यकालीन जो सामंतवाद था, जो आतंक के रूप में उठ खड़ा हुआ था, उसका विरोध करने वाले व्यक्ति थे। इसीलिए उन्हें प्रथम आधुनिक व्यक्ति भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है अंग्रेजी साहित्य। पुनर्जागरण में काल में प्रमुख अंग्रेजी साहित्यकार हैं चौसर, विलियम शेक्सपियर, थॉमस मूर और फ्रांसिस बेकन। जाफरे चौसर को अंग्रेजी काव्य का पिता भी कहते हैं। जो हम इंग्लिश में लिटरेचर में जो हम सोनेट्स पढ़ते हैं, इंग्लिश काव्य के जो पद्म पढ़ते हैं, वो किसकी देन है? चौसर की ही देन है। चौसर की प्रमुख कृति कैंटरबरी टेल्स है। इस रचना में कैंटरबरी की यात्रा पर निकले लोगों के वास्तविक गुण दोषों का वर्णन किया गया है। उसने इसे एक लंबी कविता के रूप में, जो मैंने आपको बताया, सोनेट्स के रूप में लिखा है, इसीलिए इसे अंग्रेजी काव्य का पिता भी कहते हैं। नेक्स्ट जो लेखक हैं वो हैं फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन इस युग के सर्वोत्तम निबंधकार, सर्वश्रेष्ठ निबंधकार थे, जिन्होंने अपने तर्क, अनुभव और प्रमाण पर जोर देकर निबंधों की रचना की थी। बेकन ने बहुत ही सूक्ष्म विषयों पर अपने विचार प्रकट किए। उसके लेखकों की शैली काव्यात्मक है। उनमें मानवतावाद, मानवीयता कूट कूट कर भरी हुई थी। इसीलिए ज्ञान के संचय में कई व्यक्ति उसकी समानता कर सकते थे। नेक्स्ट जो हैं वो हैं विलियम शेक्सपियर, जिनके नाम के बिना पुनर्जागरण साहित्य अधूरा है। पुनर्जागरण को इंग्लैंड की सबसे बड़ी देन विलियम शेक्सपियर है। इस युग के एक महानतम कवि एवं नाटककार थे। उनकी साहित्य की भाषा एवं शैली एवं प्रस्तुति बहुत ही असाधारण थी और वे काफ़ी विख्यात थे अपनी इस शैली के लिए। शेक्सपियर ने मनुष्य के व्यक्तित्व को उठाने के लिए वही कार्य किया जो इतालवी चित्रकार माइकल एंजेलो ने किया था। उसने अपनी रचनाओं में मानवीय स्वभाव के सभी पहलुओं का सशक्त एवं सजीव वर्णन किया है। विलियम शेक्सपियर की प्रमुख रचनाएं हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो जूलियट, हैमलेट, मैकबेथ आदि, जिसमें ड्रामा, ज़्यादातर ड्रामा उन्होंने लिखे हैं, नाटक उन्होंने लिखे हैं जो अद्वितीय हैं। अंग्रेजी भाषा का चरमोत्कर्ष इन नाटकों में परिलक्षित होता है। ये नाटक दो प्रकार के हैं, दुखांत यानी कि जिनका एंड दुख के रूप में होता है और सुखांत जिनका एंड हैप्पी होता है। तो ये दुखांत और सुखांत दोनों भाषाओं में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है अन्य भाषाओं का साहित्य। अन्य भाषाओं के साहित्यों में सबसे प्रसिद्ध जो साहित्य है वो है हॉलैंड के इरेस्मस का। ये इरेस्मस जो थे अपने युग के एक प्रमुख मानववादी तथा साहित्यकार थे, जिनकी रचना है मूर्खत्व की प्रशंसा यानी कि इन द प्रेज ऑफ फोली। इसमें
धार्मिक जीवन के खोखलेपन, अंधविश्वासों, धन की इच्छा करने वाले यानी कि धन लोलुप शासकों, धर्मशास्त्रियों के ज्ञान और शिक्षा पद्धति की अपूर्णता तथा युद्ध की क्रूरता यानी कि युद्ध कितना खतरनाक होता है, उन सभी टॉपिक्स पर व्यंग्य किए गए हैं। कहते हैं कि यह जो बुक है यह सबसे ज़्यादा बिकी थी, यानी कि आप समझ सकते हैं कि इसकी डिमांड कितनी ज़्यादा थी। दूसरे जो हैं वो हैं स्पेन में सर्वेंटीज़ ने डॉन क्विक्सोट की रचना की, जिसमें सामंती जीवन, मध्ययुगीन जो सामंती जीवन था उस पर व्यंग्य किया गया है। इसमें व्यंग्य करते हुए वे कहते हैं कि मेरी वास्तविक इच्छा मानव जाति को शूरवीरता की झूठी और मूर्खतापूर्ण कहानियों से अवगत कराना है। तो ये पुनर्जागरण कालीन साहित्य था। कल हम पुनर्जागरण कालीन कला के विषय पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।